हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हमने दो उदाहरण किए थे, 7 और 8, और साथ में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे जो कि पहला हो गया, दूसरा और 18वां। ये क्वेश्चन दिए थे मैंने। तो आज हम क्या करेंगे, बचे हुए उदाहरण करेंगे 9 से लेकर 9, 10, 11, 12 और 13। ठीक है, साथ में ही तीसरा क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे। जो अभी नवा उदाहरण कराऊंगा मैं उसकी तरह ही है ये, तो इसको अच्छी तरह से देखना, उसके बाद इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, इतना काम आज करने वाले हैं, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो चलो आते हैं, फिर शुरू करते हैं अपने नवे क्वेश्चन से। ठीक है, तो देखो जो हमारा नवा उदाहरण है वो क्या है। पहले तो एक चीज़ आपको मैंने बता दी थी यहाँ पर कि आपके पास दो तरीके हैं किसी भी फलन को यानी फंक्शन को, इंक्रीजिंग फंक्शन यानी वर्धमान फंक्शन फलन, और डिक्रीजिंग फंक्शन यानी ह्रासमान फलन दिखाने के। और साथ में ही दूसरा जो तरीका है उसमें होता है एक जगह पर जहाँ पर अचर फलन होता है यानी कांस्टेंट फंक्शन होता है, यानी ना तो वर्धमान ना ही ह्रासमान वाला। ठीक है, ना ही मतलब वो वर्धमान होगा भी नहीं और ह्रासमान भी नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान देना। ये बढ़ रहा है अगर ग्राफ कहीं पर तो ये वर्धमान है, अगर घट रहा है तो ये ह्रासमान है। अगर ये साथ में आ जाएं तो ये ना वर्धमान कहोगे इससे, ना ह्रासमान पूरी तरह से। लेकिन एक फलन अगर ऐसे सीधे चल रहा है तो उसको आप कहोगे अचर फलन यानी कांस्टेंट फलन फंक्शन। ठीक है, चारों अलग हैं, हाँ ध्यान देना। तो देखो अब मैंने जो दूसरी वाली मेथड थी, पहली मेथड में तो हमने कहा था कि हम शुरू में x1 लेस x1 ग्रेटर देन x2 लेंगे, और इसको हल करते करते अगर हम fx1 ग्रेटर देन fx2 दिखा दें तो ये हो जाएगा क्या, आपका वर्तमान फलन, यानी ये है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर इसमें इक्वल आ जाए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी निरंतर वर्धमान होगा। इसके अलावा अगर आप फलन लो, ये लो शुरू में, और लास्ट में आ जाए उल्टा ऐसा, तो ये ह्रासमान यानी डिक्रीजिंग होगा, और इक्वल टू आ जाए तो ये क्या होगा, निरंतर ह्रासमान यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और यही दो चीज़ें थी। तो ये पहले फलन में था। अब पहली परिभाषा में था, दूसरी परिभाषा क्या थी, अगर कोई फलन हमारे पास यानी कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस यानी सतत हो और साथ में डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीय हो, तो उस समय के लिए एक नया केस आता था जब ये दो चीज़ें हों। तो उस समय क्या होता था कि अगर एफ डैश एक्स जो है ये अगर जीरो से बड़ा हो यानी धनात्मक हो, ग्रेटर देन जीरो हो, तो फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। ठीक है, और अगर ये फलन क्या हो, लेस देन जीरो हो, तो फलन जो है वो ह्रासमान होगा यानी डिक्रीजिंग होगा। अगर एफ डैश एक्स जीरो हो तो फलन क्या होगा, अचर होगा यानी कांस्टेंट होगा। तो ये दूसरा वाला आप यूज करेंगे, हम लोग अधिकतर मैक्सिमम जगह दूसरा यूज करेंगे। अब मेनली देखो, अगर आप पहला वाला नहीं भी सीखते हो ना, मतलब सीखने के लिए तो सीख लेना, लेकिन पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर अगर आप चाहो तो सिर्फ ये दूसरा वाला अगर यूज करके आप करोगे क्वेश्चन तो आपका गलत नहीं होगा। दूसरा वाला जो है ये पहले को भी कवर कर लेता है, समझ रहे हो ना। तो दूसरे तरीके से आज क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी की तरह ये जो उदाहरण कर रहे हैं हम, इसकी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी है। क्वेश्चन क्या है, पहले हिंदी वाला देखो, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त फलन एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स जीरो से पाई में निरंतर ह्रासमान है, और पाई से 2 पाई में निरंतर वर्धमान है, और जीरो से 2 पाई में ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। ठीक है, इंग्लिश वाले, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to पाई, is strictly increasing in 0 in pi to 2 pi, is neither increasing nor decreasing in 0 to 2 pi। ये आपको दिखाना। तो हमें ये एफ एक्स के बारे में हम काम करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या काम किया, एफ डैश एक्स निकाला, और जो कि हमें पता है कि कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और यही हमारा इक्वेशन 1 है। अब पहला आपको जीरो से पाई में दिखाना है। ठीक है, तो जीरो से पाई में देखते हैं हम लोग। ये आपने एक ग्राफ देखा है, ये 0 डिग्री है, ये पाई बाई टू यानी 90 डिग्री है, ये पाई है 180 डिग्री, और ये है 3 पाई बाई टू यानी 270 डिग्री, और यहाँ पर फिर से आएंगे तो 2 पाई हो जाएगा यानी आपका 360 डिग्री। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, मैंने भी सिखाया भी था ये ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में, ये आपने 11th में पढ़ा भी होगा। अब ध्यान दो, जो साइन होता है वो 0 से पाई बाई टू के बीच में देखते होगे, साइन की वैल्यू 90 तक हमेशा पॉजिटिव रहती है, और 90 से 180 में भी पॉजिटिव रहती है, तीसरे में ये क्या नेगेटिव रहती है, चौथे में भी नेगेटिव। ये कहाँ से आया, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सिखाया था। दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तीसरे में आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। इसको देखा तो दो में तो हमें क्या, हमें साइन की बात करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो आया है ये एफ डैश एक्स, ये माइनस साइन एक्स आया हुआ है।
तो साइन 2 में पॉजिटिव होता है और 2 में नेगेटिव होता है। तो आपको 0 से पाई में देखना है। अब 0 से पाई में यानी 0 से यहाँ तक जाओगे आप तो साइन पॉजिटिव है, तो ये वाली चीज़ पॉजिटिव होगी, इसके आगे नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा पूरा। नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, तो इसलिए एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 होगा, 0 से छोटा होगा। कब? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई, यानी 0 से पाई में जो एफ डैश एक्स है वो 0 से छोटा होगा, यानी ऋणात्मक होगा। और आप जानते हो जब लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब एफ एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन 0 से पाई में, यानी अतः एफ एक्स जो है वो 0 से पाई पर निरंतर ह्रासमान है। इतना आसान था, समझ गए। दूसरा देखते हैं। दूसरा पाई से 2 पाई में देखना है। पाई से 2 पाई में आपको पता है साइन जो है वो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। अब साइन ऋणात्मक होगा, उसके आगे एक और ऋण है तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, यानी एफ डैश एक्स जो है वो धनात्मक आ जाएगा, यानी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो 0 पाई से 2 पाई में क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स तो वो ग्रेटर देन 0 आ जा रहा है, और ये हमने उसी के लिए लिखा है, ना भी लिखो तो चलेगा। और लिख सकते हैं कि तो इसलिए अगर धनात्मक आ रहा है तो आपको पता है कि पॉजिटिव आने पे क्या होता है, वर्धमान होता है। तो एफ एक्स क्या होगा, पाई से 2 पाई में निरंतर वर्धमान होगा, हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई। समझ गए ना। अब देखो तीसरा वाला 0 से 2 पाई में पूरे में देखना है। तो आपको पता है 0 से पाई में तो ये ह्रासमान है और पाई से 2 पाई में ये वर्धमान है। तो हम पूरे में देखें तो हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। तो हमने क्या लिखा है, एफ एक्स जो है वो 0 से पाई में निरंतर ह्रासमान है और पाई से 2 पाई में निरंतर वर्धमान है। अतः एफ एक्स जो है वो 0 से 2 पाई यानी पूरे में दोनों को कंबाइन करके में ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। समझ में आया, ये चीज़ है। इंग्लिश वाले, since fx is strictly decreasing in 0 to pi and strictly increasing in pi to 2 pi, hence fx is neither increasing nor decreasing in 0 to 2 pi। तो तीसरा वाला पार्ट ये था। समझ में आया। मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसा टफ वाली चीज़ है, बस अगर इस ग्राफ को अगर समझते हो तो आपके लिए सब आसान है। ठीक है। कॉस होता तो कॉस आपको पता है कि यहाँ तो सारे पॉजिटिव होते हैं एक तो फर्स्ट में, और कॉस यहाँ कहाँ होता है, यहाँ भी पॉजिटिव होता है। यानी फिर आपसे वो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता वो पाई, यहाँ पर पाई होता है ना, पाई से 3 पाई बाई 2 में बताओ क्या होगा। और 0 यहाँ पर आपसे दूसरा पूछता कि 0 से पाई में क्या होगा और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में क्या होगा। इस तरह से अलग अलग करके पूछता। ठीक है। कॉस होता तो 10 होता तो भी अलग था, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो उसके आधार पर आप निकाल सकते हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ साइन है, इसके आगे माइनस भी है, यानी यहाँ से यहाँ धनात्मक है तो ऋण चिन्ह उनकी वजह से यहाँ से यहाँ में अब ये चीज़ जो है ये ऋणात्मक आ जाएगी। ठीक है। बाकी ये मैंने समझा दिया। इसी की तरह आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। दिखा देता हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। सेम है, देखो कुछ भी अलग नहीं है। इंग्लिश वाले अपने इंग्लिश में देख लेंगे। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स जो है वो 0 से पाई बाई 2 में निरंतर वर्धमान है, कह रहा है पाई बाई 2 से पाई में निरंतर ह्रासमान है, और 0 से पाई में देखो तो ना वर्धमान है ना ह्रासमान। यानी जब एफ एक्स बराबर ये है ना तो एफ डैश एक्स करोगे तो आप कॉस एक्स आएगा। और अब कॉस के बारे में आप जानते हो कि कॉस यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव होता है। यानी एफ एक्स जो है, एफ डैश एक्स जो है वो 0 से पाई, यहाँ से 0 से यहाँ तक पाई बाई 2 होता है। हाँ, यहाँ धनात्मक है तो यानी यहाँ वर्धमान होगा। और दूसरा इसने पाई बाई 2 से पाई में आप देखो यहाँ तो ये ऋणात्मक है, यानी यहाँ ह्रासमान होगा। पूरे में आप चाहो लिखोगे तो वही सेम लैंग्वेज लिखनी है जो लिखा रखी है। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान कोई क्वेश्चन होगा, तो ये भी आप कर लोगे इसके साथ में ही। ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम देख रहे हैं। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? हाँ देखिए, आगे के क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए ही हैं ये वाले। इनको आपने कैसे करना है, चौथा पाँचवा, ये मैं अभी बताता हूँ आगे। चौथा पाँचवा क्या, आप देखो संडे है बीच में तो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। अभी देख लो कि 4th 5th और 6th 3 क्वेश्चन करने हैं। 6th में इतने सारे हैं तो सब करोगे, जो नहीं आएगा वो पूछोगे और पूछा करो क्वेश्चन। ठीक है। जो नहीं आता है वो मैसेज भेजा करो कि सर ये नहीं आ रहा है, मैं दोबारा करके आप लोगों को भेज दूंगा। तो इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि शायद कुछ क्वेश्चन ना आए किसी को, तो ये तीनों ही करने हैं। कैसे करने हैं अभी आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, उसकी तरह करना है। तो अभी देखते हैं फिर आगे जब कर रहे हैं हम। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर 9वां क्वेश्चन हो गया। 10वां उदाहरण देखो। 10वां उदाहरण देखो वही है जो कर रहे हैं ना, वैसे ही कर रहे थे। पहले 2 उदाहरण करा देता हूँ, फिर वो वाले क्वेश्चन सारे कर लोगे। तो कह रहा है इसमें अंतराल ज्ञात कीजिए, यानी आप फाइंड द इंटरवल। अब आपको इंटरवल निकालना है, वही 0 से कितना पाई है, पाई से 2 पाई है। अब ये तो उसके लिए था, हो सकता है 0 से 1, 1 से 5, इस तरह के भी हो सकते हैं अंतराल। ठीक है। तो आपको अंतराल निकालना है, इंटरवल निकालना है। आपको फलन एफ एक्स इक्वल टू दिया है x² - 4x + 6,
और आपसे कह रहा है कि निरंतर वर्धमान यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए निकालो, और निरंतर ह्रासमान यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए निकालो। अब ये क्वेश्चन आपको आ गया तो समझ लो पूरा चैप्टर आ गया। ठीक है, तो अब करना क्या है, जब अंतराल निकालना है तो आप एफ एक्स बराबर ये है, आप एफ डैश एक्स से निकालोगे, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 4x का -4 प्लस 6 का 0 हो जाएगा। तो आपका आ गया एफ डैश एक्स 2x माइनस 4 बराबर यह आ गया है। अब ध्यान दो, आपके पास संख्या रेखा जो होती है ये होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो एक अंतराल ये वाला पूरा है आपके पास। अब इसके बीच में कहीं पर कोई बिंदु है तो हम देखना चाह रहे हैं कि ये फलन पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक वर्धमान है, या कहीं बीच में मान लो कोई संख्या 5 आ गई, इतने में अलग है इतने में अलग है। ठीक है, कोई बीच में ऐसा बिंदु है क्या, तो उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, एफ डैश एक्स को 0 रखा, यानी 2x माइनस 4 को 0 रखोगे तो 2x इक्वल टू 4 आएगा, x इक्वल टू 4/2 यानी x इक्वल टू 2 आ गया। यानी एक बीच में एक पॉइंट 2 ऐसा है जो इनको अलग करता है, यानी माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी तो है ही। ठीक है, और उसके साथ में बीच में एक जगह पर बिंदु है 2, यानी अब दो अंतराल बनेंगे, एक बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 2 तक और एक बनेगा 2 से प्लस इन्फिनिटी तक। तो देख लो ये बन गए दो अंतराल। अब दोनों अंतराल में चेक करेंगे हम लोग। पहला अंतराल कौन सा, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक का, ये रहा। ठीक है, और दूसरा अंतराल 2 से इन्फिनिटी तक, ये रहा। तो हमने देखा ऊपर एफ डैश एक्स निकाला हुआ है, तो एफ डैश एक्स को मैं लिख लेता हूँ 2x माइनस 4 है आई थिंक, हाँ 2x माइनस 4 है, यहाँ पे लिख लेते हैं तभी पता चलेगा। ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वस टू है 2x माइनस 4। तो आपको पहले चेक करना है माइनस इन्फिनिटी से 2 तक का। अब माइनस इन्फिनिटी से 2 तक का एक 1 भी आता है, और ऋणात्मक वाली चीज़ें भी, कोई भी एक नंबर ले लो, हमें एक ले लेते हैं 1, इनके बीच में 1 रखो यहाँ, 2 1 का 2, 2 1 जा -4, तो -2 आया, यानी ऋणात्मक आ रहा है। ठीक है, कोई भी मान रखो इसके बीच का, हमेशा ऋणात्मक आएगा। तो एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, और ऋणात्मक का मतलब ये क्या है, निरंतर ह्रासमान है, यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यानी इस अंतराल में। अब दूसरा अंतराल में जाओ, 2 से इन्फिनिटी में, 2 से बड़ा 3 रख लो, 3 रख लो, 2 3 जा 6 माइनस 4 2 आएगा, धनात्मक आया, यानी एफ डैश एक्स जो है वो धनात्मक आ रहा है, यानी ग्रेटर देन 0 आ रहा है 2 से इन्फिनिटी में, यानी ये क्या है, निरंतर वर्धमान है इसमें, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो दोनों आंसर आ गए। निरंतर ह्रासमान के लिए हो गया अंतराल माइनस इन्फिनिटी से 2, और निरंतर वर्धमान के लिए हो गया अंतराल 2 से इन्फिनिटी। भाई इतना से करना है हमेशा हर क्वेश्चन पर, और करके देखते हैं आ जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, और ये 11वां देखो, इसमें भी अंतराल निकालना है आपको, ये दिया है फलन और निरंतर वर्धमान और ह्रासमान के लिए, आप जानते हो वही चीज़ है। तो एफ एक्स बराबर ये लिख लिया हमने, एफ डैश एक्स से निकाला, तो इसका 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर एक घात कम हो जाएगी, 2 आगे आएगा 12 एक घात कम एक्स, यहाँ -72 एक्स का 1, यह आया। इसमें से हमने 12 कॉमन ले लिया, और फिर अंदर वाले के गुणनखंड किए ये यहाँ पर। ठीक है, और फिर आप जानते हो कि किस तरह से कॉमन लेना है, और ये हमारा आ गया इक्वेशन 1, क्योंकि ये काम की है। अब हमें पता है कि एक माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी होता है, इसके बीच में कहीं पर कोई पॉइंट है क्या, वो निकालने के लिए हमने एफ डैश एक्स को 0 रख दिया। तो 0 रखा तो यानी इतनी बड़ी चीज़ 0 जाएगी। अब ये बार तो 0 हो जाएगा, x प्लस 2 जब 0 होगा तो x इक्वल टू -2 आएगा, और x माइनस 3 जब 0 होगा तो 3 आएगा, यानी x यहाँ पे दो बिंदु आ रहे हैं बीच में, -2 और 3। तो हमने ये बनाई संख्या रेखा, ये दो तो हमेशा रहेंगे, एक -2 आपको पता है इधर आता है, और 3 जो है वो इधर आता है, तो इनको लिख दिया। अब कितने अंतराल बन गए, एक तो बन गया माइनस इन्फिनिटी से -2 तक, एक बन गया -2 से 3 तक, और एक बन गया 3 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब तीनों के लिए निकालते हैं। हमने एफ डैश एक्स को दोबारा लिख लिया यहाँ पर, क्योंकि हमें एफ डैश एक्स से ही चेक करना होता है, आप जानते हो। ऊपर किया था जैसे ये रहा, तो इसको हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब हम रखते हैं, फिर चलिए माइनस इन्फिनिटी से -2 देखते हैं। पहले अंतराल मैंने बताया कहाँ से देखेंगे, ये एक माइनस इन्फिनिटी से -2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो पहले वाले में जब माइनस इन्फिनिटी से -2 गए, तो इसके बीच का रखा तो -3 रख लिया हमने यहाँ पर का। ठीक है, कोई भी एक रख के देखो, -3 रखोगे तो ये -3 + 2 -1 आएगा। ठीक है, और इधर -3 रखोगे तो -6 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -1 + 72 आ गया, यानी ये धनात्मक आ रहा है। तो यानी एफ डैश एक्स जो है वो धनात्मक आ रहा है, पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब एफ जो है वो निरंतर वर्धमान है इसमें, यानी एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, समझे। दूसरे अंतराल में चलो -2 से 3 पर। अब यहाँ पर आप देखोगे -2 से 3 पर क्या आता है, 0 भी आता है इसके बीच में, 1 भी आता है। 0 रख के तो सब 0 ही पता नहीं चलेगा ना, 1 रख लो। चलो 1 रखेंगे तो 12 × 1 + 2 3, 1 - 3 - 2,
तो करोगे तो 12 दूनी 24 या 72 आया, यानी ऋणात्मक आया। तो यानी एफ से जो है वो ऋणात्मक आ रहा है, नेगेटिव, यानी लेस देन जीरो। और ऋणात्मक लेस देन जीरो का मतलब होता है निरंतर ह्रासमान। एफ क्या है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। 2 का हो गया। यहाँ से यहाँ पे क्या था वो वर्धमान, यहाँ से यहाँ ह्रासमान। अब यहाँ से यहाँ देखते हैं 3 से इन्फिनिटी पर। तो 3 से इन्फिनिटी पे देख रहे हैं, रखते हैं यहाँ पर 4 रख लेते हैं। चलो 12, 4 to 6 हो गया, 4 रखोगे तो 1 आ गया, 72 आ रहा है धनात्मक का। यानी एफ डेस एक्स जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, यानी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, यानी एफ जो है वो निरंतर वर्धमान है, यानी एफ जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब 3 चीज़ें मिल गई हैं। अब लिखो निरंतर वर्धमान वाले, देखो यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले एक ये है और एक ये है, और डिक्रीजिंग वाला एक ही है। तो इनको हम लास्ट में लिख लेंगे ताकि एग्जामिनर को सीधे यहीं नज़र पड़े। निरंतर वर्धमान स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले ये और ये लिख लिए, और निरंतर ह्रासमान वाले ये एक था, यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला ये लिख लिया। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। इस तरह से आपके उत्तर आएंगे। अब मुझे नहीं लगता कि इससे आसान तो शायद ही कहीं आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आया समझ में? तो ये इसी की तरह आपको 4, 5 और 6 तीनों क्वेश्चन करने हैं। समझ गए ना? दोबारा से देख लो 4, 5, 6। 3 वाला क्वेश्चन तो पिछले उदाहरण की तरह है। ठीक है, देखो 4, 5, 6 मेरे ख्याल से ये देखो ये है, आपको वही 2 अंतराल निकालने हैं। ये है, देखो वही निकालने हैं। और ये तीसरा है ना, इसमें भी आपको यही निकालने हैं, अंतराल निकालने हैं ना, पहले के लिए भी, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवें के लिए भी। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ई वाला है, करके देखना, नहीं आएगा तो मुझसे पूछना और मैं देखूंगा। जैसे ही आप लोगों को मैं काम देता हूँ कल, जैसे ही काम मिलेगा आपको आज, यानी ये वीडियो मिलेगी, वीडियो के नीचे ही मैं लिख दूंगा कि जैसे ही काम कंप्लीट करोगे 6 तक के ये वाले क्वेश्चन आज के भेजने हैं। ठीक है, और जो नहीं भेजेगा आज, कल मैं फ़ोन करता ही हूँ आज में। ठीक है, डायरेक्ट करता ही हूँ कि पता तो चले कि आखिर क्या कर रहे हो तुम लोग। कहानी पता नहीं ख़त्म लग रही है इस बार। चलो देखते हैं फिर, इतने तक के क्वेश्चन है। हाँ बस, इससे नीचे नहीं जाना है। इतने ऊपर के थे, अब उदाहरण कर लेते हैं कंप्लीट, बस हो गया। अब वही क्वेश्चन है जो अभी तक कराया मैंने आपको। ठीक है, ये करा दिया ना, लास्ट उदाहरण है, इसको भी कर लेते हैं। इसमें आपको क्या दिया है उदाहरण बार में, इसको क्वेश्चन बार भी करना है इसकी तरह। ये देखो, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और करना है 12वां इसकी तरह है। तो सेम सेम तो कर ही सकते हो ना, अलग तो नहीं दे रहा हूँ कुछ। और ना आए तो पूछो कहा है, तो उसमें कौन सा क्या है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x दिया है, अंतराल आपको यहाँ पे दिया है कि 0 से π/2। यानी अभी तक जो आपको ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हम मान रहे थे ना, अब ये नहीं मानना है आपको। क्या मानना है? एक 0, एक π/2। अब इनके बीच में कोई बिंदु होगा तो वो अलग बात है। समझ रहे हो ना? ये चीज़ इसलिए काम की है। अब मेरे को बताओ, चलो इनमें मैंने ये इन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी क्यों माना, एक बार इसको दिखा लेते हैं। चलो क्वेश्चन को दिखा के मैं अच्छे से समझाता हूँ। देख रहे हो ना, ये फोर्थ वाला ये रहा, इसमें हमने क्यों लिया, फिलहाल इसमें कहीं लिखा नहीं है, चलिए छोड़िए, क्योंकि वास्तविक संख्या रेखा है, संख्या रेखा के आधार पर हमने ये चीज़ ली है। ठीक है, चलो देख लेंगे फिर। तो अब आपको क्या करना है, ये आपको दिया है एफ एक्स, सेम काम करना है, कुछ अलग नहीं है। एफ एक्स दिया है, एफ डेस एक्स निकालो, साइन का कॉस होता है कॉस 3x, फिर 3x का भी करोगे 3 होता है, तो यानी ये 3 cos 3x आ गया, समीकरण 1। अब आपको बताना है कि आप इसको एक बार 0 रखोगे, क्योंकि आपको पता है संख्या रेखा में आपको 0 और π/2 दिए गए हैं। ठीक है, इसमें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, अब बीच में हो सकता है कहीं 1 या 2 पॉइंट हों, उनको निकालने के लिए हमें इसको 0 रखना पड़ता है। 0 रखेंगे तो 3 cos 3x से 0, 3 0 में चले गया तो cos 3x से 0। अब बताओ cos x का मान 0 कब आता है? देखो ये 0 है, π/2 है, ये पाई है, ये 3 ये मैंने खाली बनाया है, हाँ ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता है कि 0 जो होता है cos, वो π/2 पे 0 होता है, cos 90 का मान 0 होता है ना, और cos 3 π/2 का मान भी 0 होता है यहाँ, और यहाँ 1 होता है, cos पाई का मान यहाँ -1 होता है यहाँ, और यहाँ 0 होता है। तो यानी cos जो यहाँ पर 3x है, 3x का मान क्या आ जाएगा, π/2 और 3 π/2, ये और ये। समझ रहे हो ना? क्योंकि हमें cos को इधर ले गए, cos इनवर्स 0 हुआ। अब cos इनवर्स 0 का मान हमें पता चलेगा तो π/2 और 3 π/2 रखेंगे। ध्यान रखना 3x रहेगा, x नहीं। फिर आपने x निकालना है तो 3 यहाँ भी जाएगा बट्टे में, यहाँ भी, तो दोनों जगह भेजा तो यहाँ 6 हो गया π/6, और यहाँ पर 3 गया तो कट गया, यानी π/2 रहा। तो x के 2 मान आए हैं यहाँ, π/6 और π/2। अब π/6 का मतलब पाई की जगह 180 रख के देखो तो 30 डिग्री आएगा, यहाँ 180 रख के देखो तो 90 आएगा। अब 0 से π/2 दिया था आपको, दो आए हैं, π/6 और π/2, यानी π/2 तो पहले से ही है, यानी एक ही हुआ इसके बीच में। अब आपके पास 2 अंतराल हो गए, एक तो 0 से π/6 से, एक π/6 से π/2।
अब किस पे चेक करना है आपको, एफ डैश एक्स पे। तो मैं एफ डैश एक्स से लिख लेता हूँ। एफ डैश एक्स था 3 cos 3x। तो आपने 0 से π/6 यानी 0 से 30 डिग्री के बीच का कोई भी मान रख लिया। तो आपने कहा चलो 0 ही रख लेते, क्योंकि आपको पता है ये कौन सा वाला अंतराल है, संवृत अंतराल है, क्लोज्ड इंटरवल है। इसमें ये 0 भी होता है और π/2 भी होता है, क्योंकि ये हमको क्वेश्चन में दिया है ये वाला ब्रैकेट। नहीं दिया होता तो फिर मैं ये वाला ब्रैकेट लेता। क्वेश्चन में दिया है तब तो मैं 0 रख के देख लेता हूँ। तो cos 0 का मान 1 होता है, यानी 3 1 जा 3। तो आपको पता है 3 आ रहा है, नहीं धनात्मक आ रहा है, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, यानी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, फलन वर्धमान है यानी इंक्रीजिंग है। इस अंतराल में तो हो गया वर्धमान यानी इंक्रीजिंग। अब इसमें देखते हैं, तो एफ डैश एक्स आपका क्या था, 3 cos 3x। अब ये π/6 और π/2, चलिए π/2 रखोगे तो आपको पता है ये 0 हो जाएगा पूरा। ठीक है, क्या रखो, 30 और इसके बीच में 60 डिग्री रख लो। तो 60 रखोगे तो 180 हो जाएगा ना ये। 3 cos 3 इंटू π/3 रख रहे हो आप, π/3 मतलब 60 होता है। 0 कट गया, cos पाई का मान जो होता है 3 cos पाई हुआ, cos पाई का मान -1 होता है, यानी -3 आ जाएगा, यानी ये ऋणात्मक आ रहा है। तो ऋणात्मक आ रहा है तो आपको पता है कि ये लेस देन 0 आ रहा है, यानी यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीजिंग यानी ह्रासमान होगा। तो आपको मिल गया वर्धमान के लिए ये अंतराल, ह्रासमान के लिए ये अंतराल। यही तो करना था। देखो देखने में इतना बड़ा लग रहा था क्वेश्चन, और यहाँ करते वक्त इतना छोटा बन गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर बार भी करना है। तो कैसे करना है देख लो जरा, क्वेश्चन नंबर बार ये रहा। अब खुद देख लो, कह रहा है कि इसमें से कौन सा निरंतर ह्रासमान है इस अंतराल में। तो आप क्या करोगे, cos x को निकालोगे, फिर cos 2x को निकालोगे, cos 3x, tan x। 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, सिर्फ इस अंतराल में चेक करोगे। ठीक है, एक करके दिखाता हूँ। cos x जैसे है, आप पहले वाले को f(x) = cos x लोगे। चलो अभी हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, -sin x। ठीक है, ये हो गया। अब आपको यही चेक करना है 0 से π/2 में। अब कुछ यहाँ पे इसको 0 नहीं रखना है, तो 0 से π/2 का बीच का कोई रख लो, चलो 30 डिग्री रख लेते हैं। -sin 30, sin 30 का मान 1/2 होता है, तो -1/2 यानी लेस देन 0 आया। तो यानी ये निरंतर ह्रासमान है पहला वाला ये। ठीक है, दूसरे को भी चेक करो, cos 2x को, -2 sin 2x होगा। अब यहाँ पे 30 डिग्री रखोगे तो क्या आ जाएगा आपका, sin 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो sin 60 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 sin 60 का मान √3/2 होता है, यानी -√3 आया, यानी ये भी क्या है, निरंतर ह्रासमान है। cos 3x को करोगे तो क्या हो जाएगा, -3 sin 3x होगा इसका, एफ डैश एक्स करोगे तो। अब 30 रखो तो साइन 30 रखोगे तो 90 होगा, साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, तो फिलहाल आप क्या करो, एक बार के लिए इस x की जगह पर क्या रख दो आप। ठीक है, एक बार करके देख लेना, खुद ही करके देखना, तब आपको पता चलेगा। जो भी इसमें से होगा ह्रासमान, उसको ह्रासमान लिखोगे, या ह्रासमान है, ह्रासमान है या ह्रासमान है नहीं। तो हो सकता है कोई वर्धमान हो इसमें से। दो तो मैंने चेक करके दिखा दिए, ये दोनों ह्रासमान ही है। बाकी आप लोग करके देखो क्या होता है। ठीक है, 12वां भी खुद करना है। लास्ट क्वेश्चन बचा है जिसको हम करने वाले हैं, 13वां उदाहरण। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। आपको इसमें भी सेम काम करना है अंतराल, और आपको 0 से 2π, यानी यहाँ पर 0 दिया है, यहाँ पर 2π दिया है, और ये इक्वल वाला है, तो यानी ऐसे वाले हैं, समझ रहे हो, इक्वल का संवृत अंतराल है ये। तो अब आप करोगे, आपको f(x) ये दिया है, बाकी वही दो निकालने हैं दोनों के लिए। तो हम निकालते हैं, f(x) बराबर ये है, तो f डैश एक्स से निकालोगे तो साइन का cos x का -sin x, तो ये समीकरण 1 हो गई। f डैश एक्स को 0 रखोगे तो cos x -sin x बराबर 0, cos x बराबर sin x हो गया। अब क्या करो, या तो cos x को इसके बट्टे में ले आओ, तो साइन बट्टे cos क्या हो जाएगा, 1 बराबर sin x बट्टे cos x, मैंने डायरेक्ट लिखा है, तो यानी 1 बराबर tan x। तो ये लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो ऐसे आया। अब x बराबर 10 कहाँ होता है, π/4 में होता है, और 5 π/4 में होता है। कैसे निकालते हैं, आपको मैंने बताया था 10 जो होता है वो यहाँ सारे पॉजिटिव, और यहाँ पर 10 पॉजिटिव होता है, 10 की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव है वो 10 π/4 की वैल्यू, ऐसे एक लाइन बनेगी ना। चलो ये देख लो, एक यहाँ पॉजिटिव है इस वाले अंतराल में, एक इसमें है, ठीक है, इस पूरे में, हाँ 10। अब 10 π/4 का मान 1 है, तो इसके उल्टे में भी यहाँ भी धनात्मक ही है, तो यहाँ भी 1 ही होगा 10। तो कैसे निकलेगा, इसमें पाई जब जोड़ोगे, ये पाई है ना 180 डिग्री, ये जोड़ोगे तब आएगा। बाकी इसको और करने का तरीका, इसको मैंने आपको सिखा रखा था कहाँ पर,
ट्रिग्नोमेट्री में इसी साल सिखा रखा है ये वाले क्वेश्चन। अगर ये मान दिया हो तो एक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एक्स का मान π/4 और 5π/4 आया। अब 0 से 2π तो आपको पहले से दिया था, बीच में π/4 और 5π/4 आ गई। तो आप क्या करोगे, आपके पास अंतराल बन गया एक ये, एक ये, एक ये, 3 अंतराल है। और f' मैंने दोबारा से यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब देखा तो 0 से π/4 पर हमने यहाँ रखा यहीं π/4 45 डिग्री, चलो 30 डिग्री रख लेते हैं। cos 30 का मान होता है √3/2 माइनस sin 30 का मान 1/2, तो √3 माइनस 1/2 हो गया। √3 का मान 1.7 होता है, 732, माइनस 1 करोगे तो 0.732 आएगा, बट्टे 2, यानी ये धनात्मक ही आ रहा है। ठीक है, तो धनात्मक आ रहा है तो यानी ग्रेटर देन 0, यानी निरंतर वर्धमान होगा, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इसमें। दूसरा अंतराल π/4 से लेकर यहाँ से यहाँ तक का, π/4 से 5π/4, तो इसमें f' निकाला, तो इसमें आप चाहो तो 90 डिग्री रख लो, बीच में आता है ना 90। cos 90 का मान होता है 0, sin 90 का 1, तो -1 आ गया, यानी ऋणात्मक, यानी ये क्या है, निरंतर ह्रासमान है, यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, 5π/4 से 2π में रखो, तो 5π/4 से 2π के बीच में क्या आएगा आपका, कहाँ पर है, हाँ, जैसे ये π/4 है, ये 5π/4 है, ये 2π है। ठीक है, 5π/4 से 2π के बीच में ये 3π/2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर का, तो 3π/2 रख कर देख लो एक बार यहाँ पर, cos 3π/2 sin 3π/2, तो cos 3π/2 की वैल्यू जो होगी वो होगी आपका 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ जब cos 0 है तो यहाँ भी 0 ही होगा, और साइन यहाँ 1 है, तो cos यहाँ भी साइन जो होता है वो क्या होता है आपका, यहाँ पर -1 होगा साइन। ठीक है, और साइन 3π/2 -1 होगा, ये 0 माइनस ये -1, तो 0 + 1 हो गया, ये धनात्मक ग्रेटर देन 0, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया इस अंतराल में। यानी इंक्रीजिंग वाले ये और ये हो गए। ठीक है, डिक्रीजिंग वाला ये हो गया, यानी वर्धमान वाले वो दो, तो वर्धमान वाले हमने यहाँ लिख दिया और ह्रासमान वाले यहाँ, ये आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको आप ले सकते हो, इसको इंपॉर्टेंट में लिख सकते हो। ठीक है कुछ नहीं, करना वही तरीका है। तो इतनी चीज़ें आज आपने करनी है, सारे उदाहरण, साथ में तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, और चौथा, पाँचवा, छठा क्वेश्चन और 12वां क्वेश्चन, इतने आपने करने हैं। तो ये सारा काम कंप्लीट कर लेना और मुझे भेजना, क्योंकि मैंने बोला है कि भेजने को, तो मुझे ये काम चाहिए, देखना है मैंने बस, कि ताकि आपको देखना चाहता हूँ ये आपको आते हैं नहीं आते हैं ये तीनों, और बाकी भी। ठीक है, तो मिलते हैं अगला, अब मैं कहूँगा नहीं बार बार, ग्रुप में आप खुद ही अपना वीडियो देखो और भेजो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।